अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम माइक्रोसाइटिक एनीमिया के जो 2 टाइप्स रहते हैं, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ एंड साइडरोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में डिस्कस करेंगे। एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ के नाम से वाज़ेह है कि जब भी किसी पेशेंट में जब क्रोनिक डिजीज़ हो जाती हैं तो इसकी वजह से अगर रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है तो इसको एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ कहा जाता है। ये जो एनीमिया है ये हॉस्पिटलाइज पेशेंट में मोस्ट कॉमन एनीमिया है, क्योंकि हॉस्पिटलाइज पेशेंट में क्रोनिक डिजीज़ होती है और इसकी वजह से इसमें एनीमिया अपेयर होती है। इसकी पैथोजेनेसिस ये है कि इसमें मैक्रोसाइटिक एनीमिया होती है। मैक्रोसाइटिक एनीमिया का मतलब ये है कि इसमें मीन करपस्कुलर वॉल्यूम 80 माइक्रोमीटर क्यूब से डिक्रीज़ होता है। इसमें रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन डिक्रीज होती है क्योंकि इसमें आयरन, विटामिन B12, फोलेट और एरिथ्रोपाइटिन की सही यूटिलाइजेशन नहीं हो पाती। ये जो चारों एजेंट है ये मेनली रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन अगर इसकी यूटिलाइजेशन सही नहीं हो पाती तो इसकी रिजल्ट में रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन के टाइम पे जब साइटोकिन्स की रिलीज़ होती हैं तो इसमें जो इंटरल्यूकेन 6 और TNF जो है ये एरिथ्रोपाइटिन की रिस्पॉन्सिवनेस को डिक्रीज़ करता है। इसका मतलब ये है कि बोन मेरो की जो रिस्पॉन्सिवनेस है एरिथ्रोपाइटिन की सिक्रीशन की वजह से उसको डिक्रीज़ करता है। मीन्स बोन मेरो एरिथ्रोपाइटिन को रिस्पॉन्स शो नहीं करता और रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन नहीं कर पाता। इसके अलावा ये साइटोकिन्स जो है ये हेप्सिडीन्स की प्रोडक्शन को भी स्टिमुलेट कर देते हैं। हेप्सिडीन एक एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड है जो कि लीवर में सिंथेसाइज होता है और इससे रिलीज होता है। हेप्सिडीन का काम यह है कि ये आयरन मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। हेप्सिडीन मेनली गट में आयरन एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करता है। इसके साथ साथ ये स्टोरेज पूल से जहाँ पे आयरन की स्टोरेज हो जाती है, फॉर एग्जांपल जो बोन मेरो मैक्रोफेजेस हैं जहाँ पे आयरन स्टोर होता है वहाँ से ये आयरन की रिलीज़ को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से बोन मेरो मैक्रोफेजेस में लार्ज अमाउंट में आयरन स्टोर होते हैं लेकिन इससे रिलीज़ नहीं होते। इसका मतलब ये है कि बोन मेरो मैक्रोफेजेस से सर्कुलेशन तक नॉर्मल रिलीज ऑफ आयरन ब्लॉक हो जाती हैं। काजेज़ में अल्कोहलिज्म इसका मोस्ट कॉमन काज है और ये अल्कोहलिक पीपल में मोस्ट कॉमन एनीमिया है। मेलिग्नेंसी ये किसी मेलिग्नेंसी की वजह से भी हो सकते हैं और ये मेलिग्नेंट पेशेंट में जो कैंसर के पेशेंट है इसमें भी मोस्ट कॉमन एनीमिया है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जैसा कि रोमेटाइड आर्थराइटिस और TB की वजह से भी ये एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ हो सकती है। जब हम इसको लैब पे देखते हैं तो लैब में हमें क्या नज़र आता है कि हमें डिक्रीज मीन करपस्कुलर वॉल्यूम नज़र आता है क्योंकि ये एक माइक्रोसाइटिक एनीमिया है। डिक्रीज टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है क्योंकि आयरन की रिलीज़ नहीं हो पाती आयरन स्टोर से, तो इस वजह से आयरन की कंसनट्रेशन डिक्रीज होती है सीरम में और एज अ रिज़ल्ट आयरन जो है वो ट्रांसफेरिन के साथ भी कम बाइंड करता है, तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम होती है और सीरम आयरन भी डिक्रीज होती है। आयरन जो है इसमें स्टोर फार्म में ज़्यादा होता है, इस वजह से इंक्रीज सीरम फेरेटिन की लेवल इसमें इंक्रीज होती हैं क्योंकि फेरेटिन वो प्रोटीन है जो कि आयरन की स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़। अब हम साइडरोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में डिस्कस करते हैं। साइडरोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हीम की सिंथेसिस सही नहीं हो पाती। तो अगर हीम की सिंथेसिस सही नहीं हो पाती तो हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन भी नहीं हो पाती और एज अ रिज़ल्ट रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल की कंसनट्रेशन ब्लड में डिक्रीज हो जाती हैं और इस कंडीशन को एनीमिया कहा जाता है। काजेज़ में क्रोनिक अल्कोहलिज्म इसका मोस्ट कॉमन काज है क्योंकि अल्कोहल एक माइटोकॉन्ड्रियल टॉक्सिन है जो माइटोकॉन्ड्रिया में हीम के सिंथेसिस को रिड्यूस करता है। पायरिडक्सिन विटामिन B6 को कहते हैं। अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो ये क्या करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में हीम की सिंथेसिस को डिक्रीज करता है। विटामिन B6 की डिफिशियंसी मोस्ट कॉमनली आइसोनियाज़ेड थेरेपी में होती है। आइसोनियाज़ेड थेरेपी हम TB के लिए यूज़ करते हैं। लीड पॉइजनिंग की कंडीशन में भी हीम की सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में डिक्रीज होती हैं। जेनेटिक जो कंडीशन है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है और इसमें क्या होता है कि अमाइनो लेवोलिनिक एसिड की सिंथेसिस जो है वो इसमें डिक्रीज हो जाती है। अमाइनो लेवोलिनिक एसिड सिंथेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि हीम की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर अमाइनो लेवोलिनिक एसिड सिंथेज की डिफिशियंसी हो जाए तो इसकी वजह से हीम की सिंथेसिस भी नहीं हो पाएगी और एज ए रिज़ल्ट साइडरोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा।
जब हम इसको लैब में देखते हैं तो हमें सीरम आयरन इंक्रीज नज़र आती हैं, क्योंकि यहाँ पे आयरन हीम के सिंथेसिस के लिए यूज़ नहीं होती, तो इस वजह से आयरन सीरम में ज़्यादा होती हैं। नॉर्मल टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है। इंक्रीज फेरेटिन आयरन स्टोर फार्म में ज़्यादा होती हैं। मेनली जो आयरन यूज़ होती हैं वो तो हीमोग्लोबिन की फार्मेशन के लिए यूज़ होती हैं। 80% आयरन हीमोग्लोबिन की फार्मेशन के लिए यूज़ होती हैं। अगर यहाँ पे हीमोग्लोबिन में जो हीम की फार्मेशन नहीं होती तो आयरन की कंसंट्रेशन स्टोर फार्म में और सीरम में हाई होती है। इसकी जो मेन डायग्नोस्टिक पॉइंट है उसमें क्या होता है कि रैंक्ड साइडोरोब्लास्ट होता है। रैंक्ड साइडोरोब्लास्ट का मतलब ये है कि चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया हीम की सिंथेसिस नहीं करता, इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया में आयरन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती हैं और एज ए रिजल्ट ये इंक्रीज अमाउंट ऑफ आयरन माइटोकॉन्ड्रिया में डार्क ब्लू ग्रेन्यूल्स बना देते हैं। ये जो डार्क ब्लू ग्रेन्यूल्स है ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। दूसरा जो डायग्नोस्टिक पॉइंट है वो है रेड ब्लड सेल बेसोफिलिक स्टेपलिंग। इसका मतलब ये है कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर स्मॉल डार्क ब्लू या पर्पल स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं। और तीसरा जो डायग्नोस्टिक पॉइंट है वो है रेड ब्लड सेल्स पेपनहेमियर एंटीबॉडीज़। इसका मतलब ये है कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर साइडेरोटिक ग्रेन्यूल्स और आयरन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ एंड सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया। इंशाल्लाह आप सब दोस्तों को समझ में आ गया होगा।